आज के इस वीडियो के दौरान हम नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। मेन जो सॉल्ट होते हैं वो चार तरह के होते हैं कि अमोनिकल फर्टिलाइजर, नाइट्रेट फर्टिलाइजर, अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स और एमाइड फर्टिलाइजर। तो इस क्लासिफिकेशन को सबसे पहले समझेंगे और साथ में इनके अलग अलग क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके बारे में भी आज इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चर स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और सबसे पहली बात, जैसे कि आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को हम सबसे पहले अमोनिकल फर्टिलाइजर्स, नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स, अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स, यानी इसमें अमोनियम फॉर्म भी है और नाइट्रेट फॉर्म भी है, तो अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स और साथ में एमाइड, और साथ में यहाँ स्लैश करके एक चीज और लिखी है, क्या आप देख पा रहे हैं, साइनामाइड, है ना। तो हम कह रहे हैं कि इस तरह से इन्हें चार क्लासेस के अंदर बांट दिया जाता है। एमाइड और साइनामाइड को स्लैश करके लिख दिया गया है। तो समझिए चौथी क्लास कौन सी समझ रहे हैं हम, एमाइड या साइनामाइड। तो इन चारों के अंदर आप ये बात समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन का अपटेक प्लांट या तो अमोनियम फॉर्म में करता है या फिर वो उसे नाइट्रेट फॉर्म में करता है। और मेजर कौन सी फॉर्म अपटेक की जाती है प्लांट की, तो आप जानते होंगे नाइट्रेट फॉर्म अपटेक की जाती है। तो फिर अमोनियम कौन से प्लांट अपटेक करते हैं, तो अपटेकन बाय राइस और टमाटो, राइस, टमाटो एक्सेट्रा। तो ये राइस जैसा प्लांट जहाँ पे हम देख रहे हैं रिड्यूस्ड कंडीशन है। रिड्यूस्ड कंडीशन है का मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। जहाँ ऑक्सीजन नहीं है का मतलब क्या हुआ, वहाँ पानी ज़्यादा है। और पानी कहाँ ज़्यादा है, ऑफकोर्स हम कह रहे हैं राइस या पैडी फील्ड के अंदर। तो जहाँ पर हम देख रहे हैं ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उस जगह पे, उन कंडीशन पे हम क्या कर रहे हैं, अमोनियम फर्टिलाइजर्स को काम में लेते हैं। और साथ में नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स कहाँ काम में ले रहे हैं, जहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो जैसे कि ज़्यादातर प्लांट्स के लिए हम काम में ले ही रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स हैं, क्यों इन्हें हम अमोनिकल फर्टिलाइजर्स की जगह नहीं डाल सकते। क्या होगा अगर हम वहाँ जहाँ हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन नहीं है, यानी पैडी फील्ड में अगर इन्हें डाल दें तो क्या दिक्कत है। तो पैडी फील्ड में अगर वहाँ डाल दोगे तो वहाँ पे जो एनारोबिक बैक्टीरियाज हैं वो इस नाइट्रेट के ऑक्सीजन को लेंगे और ऑक्सीजन को लेने के बाद उसका अल्टीमेटली लॉस हो जाएगा। तो यहाँ जो नाइट्रेट फॉर्म है वो गड़बड़ हो जाएगी, तो वहाँ पे उसे हम नहीं डाल सकते। तो ये बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स को हम कहाँ यूज करते हैं, ऑक्सीडाइज्ड जोन में, जबकि अमोनिकल फॉर्म्स को कहाँ यूज किया जाता है, कहाँ अप्लाई किया जाता है, तो हम कहेंगे रिड्यूस्ड फॉर्म में या रिड्यूस्ड जोन में। ठीक है, तो इस तरह से इन दो बातों को भी अच्छे से दिमाग में क्लस्टर क्लियर रखिएगा। और यहाँ देखिए लिखा है नाइट्रेट लायबल फॉर लीचिंग अलोंग विथ ड्रेनिंग वाटर। मतलब सॉइल में अगर ड्रेनिंग वाटर मतलब पानी डाला जाए तो वो ड्रेन हो रहा है, तो उसके साथ साथ में वो किसको ले जाएगा, नाइट्रेट को ले जाएगा। अगर नाइट्रेट प्लांट ने अपटेक नहीं किया तो उसे पानी ले जाएगा साथ में। क्यों, क्योंकि आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि नाइट्रेट के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। ये एक एन आयन है जबकि वो एक कैट आयन है। तो ये जो एन आयन है इसके अंदर हम देखते हैं सॉइल कोलॉइड्स के साथ रिपल्शन देखा जाता है। सॉइल कोलॉइड्स के ऊपर भी जनरली नेगेटिव चार्ज होता है। ये पिछले वीडियोस में हम कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब बातें अच्छे से कर चुके हैं। तो वहां हमने जाना था कि नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसका मतलब नाइट्रेट जो है उनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो उनमें रिपल्जन होगा। रिपल्शन होगा तो ये लीच आउट हो सकते हैं। तो नाइट्रेट जो है वो फटाफट लीच आउट हो जाता है। जबकि अगर हम बात करें अमोनियम की, तो अमोनियम कॉम्प्लेक्स के साथ, या हम कह सकते हैं सॉइल में सॉइल कोलॉइड्स के साथ जुड़ा रहता है। तो इन बातों को भी अपने दिमाग में, अपने जहन में रखिएगा क्योंकि ये जरूरी होती है। ठीक है, और अगर हम अमोनियम फॉर्म डाल रहे हैं तो वहां सॉइल के अंदर बैठे कौन से बैक्टीरिया उसके ऊपर वर्क करेंगे, नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास उसे पहले नाइट्राइट में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, नाइट्राइट में बदलेंगे, एंड देन उसे नाइट्रोबैक्टर किस में बदल देगा, नाइट्रेट में बदल देगा, जो कि मेन प्लांट की अपटेक होने वाली फॉर्म है। अब अच्छे से समझिएगा, पहले कौन सा, नाइट्रोसोमोनास, बाद में बैक्टर। मैं तो ऐसे याद रखता था बाद में बैक्टर, बी भी आ रहा है बाद में बैक्टर, ताकि गलती से भी क्वेश्चन गलत ना हो। और मैं ये समझाना चाह रहा था कि अमोनियम को नाइट्राइट में बदलते हैं, तो ये जो नाइट्राइट फॉर्म है इसे नाइट्रेट में बदलना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये जो नाइट्राइट फॉर्म है ये टॉक्सिक होती है प्लांट्स के लिए। और फॉर्चुनेटली, ये IEEE की लाइन है कि फॉर्चुनेटली ये जो हम देख रहे हैं नाइट्राइट है, ये बहुत जल्दी ही कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट में और उसका अपटेक कर लेता है प्लांट। तो ये अच्छी बात है क्योंकि ये तो क्या है, टॉक्सिक है, ये बात भी दिमाग में रखिएगा। तो ये दोनों बैक्टीरिया याद रखेंगे और इस तरह से इसका कन्वर्जन याद रखेंगे। अब यहाँ हमने जाना है जो अमोनिकम या अमोनिकल नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट, ये तीनों ही फर्टिलाइजर्स जो है वो इनऑर्गेनिक है नेचर। अब ये तीनों ही इनऑर्गेनिक हैं, तो ये जो एमाइड या हम साइनामाइड कह रहे हैं, इन्हें क्या कंसिडर किया जाता है, इन्हें हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के रूप में कंसिडर करते हैं। अब आप अगर और भी अलग अलग वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पर या आप और थोड़ा स्टडी करेंगे तो कुछ जगह आप पाएंगे कि साइनामाइड को इनऑर्गेनिक कंसिडर किया गया है।
समझिए मेरी बात ध्यान से कि साइनामाइड को इनऑर्गेनिक कहा गया है क्योंकि आप ऐसे मान लीजिए पोटेशियम साइनाइड, जैसे कि अगर मैं कहूँ पोटेशियम साइनामाइड KCN, तो KCN में K प्लस अलग हो जाएगा, CN माइनस अलग हो जाएगा, तो वहाँ एनायन की फॉर्म में वो अलग हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसे इनऑर्गेनिक कंसिडर कर लिया जाता है। लेकिन हम जैसे एमाइड के अंदर यूरिया को याद रखें तो वो यूरिया जैसे ऑर्गेनिक है, तो वैसे ही साइनामाइड को भी क्या माना गया है, ऑर्गेनिक माना गया है। कौन सी बुक में, तो आप याद रख सकते हैं ISSS के अंदर, ISSS बुक आप चेक करिए, उसमें भी यहाँ हम देखेंगे कि साइनामाइड और एमाइड दोनों को ऑर्गेनिक कहा गया है, तो इसलिए मैंने भी इन दोनों को ही क्या ऑर्गेनिक कंसिडर किया है, ठीक है। लेकिन इन केस जब आप और भी आगे पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन ना हो, या हो तो पहले ही आपको सचेत कर दूं मैं कि यहाँ पे साइनामाइड को कुछ जगह पे इनऑर्गेनिक भी कंसिडर करते हैं कुछ केसेस में। तो खैर अभी इन्हें हम ये मान के चल रहे हैं कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है। तो क्या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का भी अपटेक इसी रूप में होता है? नहीं, पहले ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को हम इनऑर्गेनिक फॉर्म में बदल लेंगे, यानी सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक फॉर्म पहले अमोनियम फॉर्म में बदलेगी। ये जो एमाइड है NH2 एनामाइड जो है वो पहले किस में बदलेगा, अमोनिफिकेशन से अमोनियम के अंदर बदलेगा। किस में बदलेगा, अमोनिफिकेशन से अमोनियम बदलेगा, और अमोनियम में बदलने के बाद ही वापस ये दो स्टेप होंगे और नाइट्रेट में बदल के प्लांट द्वारा अपटेक कर लिया जाएगा। तो क्या ये इतना सब कुछ हमने नाइट्रोजन के अपटेक के रूप में ही जान लिया, है ना। तो ये सारी बातें आई होप आप नोट पॉइंट लगा लगा के अपने कॉपी में अच्छे से लिख रहे हैं, ताकि एग्जाम में आए चाहे ना आए लेकिन आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर है, क्योंकि ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देख रहे हैं कि अब इनको एक वन बाय वन अच्छे से पढ़ना है। तो अमोनिकल फर्टिलाइजर्स के अंदर सबसे पहला फर्टिलाइजर हम समझते हैं अमोनियम सल्फेट। कौन सा, अमोनियम सल्फेट, दूसरा है अमोनियम क्लोराइड, तीसरा है अमोनियम फॉस्फेट। तो उसमें से सबसे पहला हम जो देख रहे हैं अमोनियम सल्फेट, उसमें नाइट्रोजन है 20.6 और सल्फर है 24.5। अब सल्फर में साढ़े याद रखता हूं मैं, अभी साढ़े क्या है, कहते हैं ना 4:30 बज गए, 5:30 बज गए, तो हाफ वाली कंडीशन में हम साढ़े यूज करते हैं, कहते हैं ना। तो वैसे ही हम कह रहे हैं कि नाइट्रोजन के लिए मैं यूज करता था 20:30 और 24:30, 20:30 24:30, साढ़े वाली बात एस यानी सल्फर यानी अमोनियम सल्फेट में याद रखनी है। तो ऐसे करके छोटा सा नेमोनिक मैंने अपने दिमाग में रख रखा है, ताकि आप अगर आपको यूजफुल रखे तो आप भी याद रख सकते हैं। और अमोनियम सल्फेट के लिए कहा गया है कि इट इज वेरी लेस हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब समझते हैं, ऐसे फर्टिलाइजर जो अपने आसपास की नमी को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब हाइग्रोस्कोपिक होने के लिए एक टर्म यूज की जाती है जिसे हम कहते हैं CRH। CRH मतलब क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी। लिखो अपनी कॉपी में, क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये जो CRH है इसकी अलग अलग फर्टिलाइजर्स की अपनी अपनी वैल्यूज होती हैं। कोशिश करूंगा स्क्रीन पर एक चार्ट आ जाए जिसके ऊपर से आप वो वैल्यूज नोट कर सकते हैं। इसका मतलब समझिए, CRH इसलिए डिफाइन किया जाता है अलग अलग फर्टिलाइजर्स के अंदर कि अगर एनवायरनमेंट की रिलेटिव ह्यूमिडिटी CRH से ज्यादा हो गई तो मतलब वो फर्टिलाइजर क्या होने लगेगा, खराब होने लगेगा, एक तरह से ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करने लगेगा, चिपकने लगेगा, उसका नेचर कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाए, पानी में ढंग से सॉल्यूबल नहीं होगा, केक्स बनने लगेंगे उसके। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा कि CRH वैल्यूज होती हैं। अलग अलग फर्टिलाइजर्स की कोशिश कर रहा हूँ, स्क्रीन पर आ चुकी होंगी तो आप उसे नोट कर लें। तो आप देखिएगा अमोनियम सल्फेट का क्या है, CRH ज्यादा है। तो CRH ज्यादा है तो वो उतना ही देरी से हाइग्रोस्कोप होएगा, है ना। तो इस तरह की बातें समझिए, क्योंकि अगर CRH की वैल्यू ज्यादा है तो फिर एनवायरनमेंट में जब ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी तब जाके वो एब्जॉर्ब होएगा, वरना होगा ही नहीं, है ना। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट जो है दिमाग में क्लियर रखें। और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने पिछली वीडियो में कही थी, एसिड इक्विवेलेंट, याद है एसिड इक्विवेलेंट क्या होता है, कि भाई ये जो हमने समझ रहे हैं अमोनिकल फर्टिलाइजर्स, ये क्या है नेचर के अंदर, एसिडिक है। pH 7 से कम कर देंगे अगर हम सॉइल में डालेंगे तो ये जो 7 से कम है, तो इसलिए हमें इनका क्या याद रखना है, एसिडिक इक्विवेलेंट याद रखना है। कि मतलब अगर मैं इसका 100 kg डालूं, अमोनियम सल्फेट का 100 kg सॉइल में डालूं, तो 110 kg यानी 110 kg डालना पड़ेगा। कौन, कोई लाइम मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो कि इसकी एसिडिटी को न्यूट्रल कर सके। तो इस बात को याद रखिए कि इसकी रेजिडुअल इफेक्ट को खत्म करने के लिए 110 kg मुझे कोई बेसिक कंपाउंड डालना पड़ेगा, जैसे कि लाइम, तो उसे हम कहते हैं एसिड इक्विवेलेंट। तो इसका एसिड इक्विवेलेंट ज्यादा है 110। अमोनियम क्लोराइड का भी पिछले वीडियो में मैंने आपको याद कराया था, कर लो थोड़ा सा कम कर लो, किससे थोड़ा कम कर लो, 148 से। 148 किसका होता है, एनहाइड्रस अमोनिया। एनहाइड्रस अमोनिया का सबसे ज्यादा होता है एसिड इक्विवेलेंट, है ना। वैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था वो गैस होती है। गैस को वास्तव में कंप्रेस किया जाता है और उसकी लिक्विड फॉर्म बना के इंजेक्ट करते हैं हम सॉइल में। तो
अच्छे से याद रखना कि वो अमोनियम जो एनहाइड्रस अमोनिया है उसका तो 148 है, इतना ज़्यादा। तो थोड़ा कर लो, थोड़ा कम कर लो, 127 कर लो। तो यानी कर लो क्यों? क्योंकि क्लोरीन है इसमें, अमोनियम क्लोराइड में मुझे याद रहता है 127, और अमोनियम फॉस्फेट जो है उसका 86 है, ठीक है, 86। आप किसी भी रूप में से ट्रिक बना के याद करिएगा। तो इन तीनों में, और नाइट्रोजन और क्लोरीन, इन सब का भी डाटा पढ़ लेते हैं फटाफट। अमोनियम क्लोराइड के अंदर नाइट्रोजन कितनी है? 25 है। कर लो 25 कर लो, है ना। अब कल्लो के नाम पे कुछ ना कुछ जोड़ते जाना, अपनी लाइन बनाते जाना दिमाग में, ताकि एग्जाम में कल्लो के नाम पे 2-3 चीजें अपने को ऑलरेडी पता हो कि कल्लो के नाम पे 25 कर लो, कल्लो के नाम पे 127 कर लो। अच्छा, कुछ बुक में 128 भी दिया हुआ है, तो ऐसा मत कहना कि यार आपने 127 बताया था, 128 लिखा। वो अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन के हिसाब से टिक करिएगा। क्लोरीन यहाँ 66% होता है, ओके, और यहाँ फॉस्फेट के अंदर काफ़ी कम है, यानी 20%, ठीक है। काफ़ी कम तो क्या कहें, इसके अंदर 20.5 है, तो इसमें एकदम 20 है। P2O5 भी है, फॉस्फोरस भी है, तो यहाँ 20%। अच्छा, ये वो डाई अमोनियम फॉस्फेट नहीं है, अपन DAP कहते हैं ना, तो वहाँ तो NH4 या HPO4 होता है ना, वो अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट कह सकते हैं उसे, तो वो अलग फॉर्मूला रहता है। तो अभी ये याद रखिएगा, ये अमोनियम फॉस्फेट जो है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 20%, फॉस्फेट कितना है इसमें? 20% है, और इसका एसिड इक्विवेलेंट आप याद रख सकते हैं, ये कितना है? 86 है। तो इस तरह से अमोनिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में हमने कुछ बात कर ली। और अब नेक्स्ट हम जानेंगे नाइट्रेट के बारे में। नाइट्रेट फर्टिलाइजर क्या टाइप है, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ओके। और साथ में आपको बताना चाहूंगा, इस वीडियो से पहले की वीडियो में हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस की बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर करते आए हैं। अगर इस वीडियो से पहले की वीडियोस आपने नहीं देखे हो तो उनकी लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो पहली बात कि ये बेसिक होते हैं नेचर में। पहले वाले अमोनियम फर्टिलाइजर्स कैसे हैं? एसिडिक हैं। ये पीएच को क्या करेंगे? 7 से ज़्यादा कर देंगे। अगर सॉइल में जाएंगे तो पीएच 7 से ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके जो कैटायंस हैं, देख सकते हैं आप, ये कैसे हैं? बेसिक कैटायंस है, जैसे कि Na है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये बेसिक हैं। अल्टीमेटली इनकी कंपाउंड्स याद कर लेते हैं। पहला है सोडियम नाइट्रेट, दूसरा पोटेशियम नाइट्रेट, तीसरा कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है जी। इनका कॉमन नेम है NaNO3 का, जो पहले क्लासेस में पढ़ा करते थे, किसे हम चिली सॉल्ट पीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? चिली सॉल्ट पीटर, जबकि KNO3 को इंडियन सॉल्ट पीटर कहते हैं। अभी नाइट्रोजन कंटेंट 16% होता है, ये मेरे को हमेशा याद रहता है। क्यों? क्योंकि 16 दिसंबर को मेरी सिस्टर का बर्थडे है, और बर्थडे पे मुझे चिल करना है। मैं ऐसे अपने दिमाग में ये लाइन करता हूँ कि दीदी के बर्थडे पे मुझे चिल करना है, तो इस हिसाब से मेरे को याद रहता है। 16 पे चिली है, चिली सॉल्ट बटर पे याद रहता है NaNO3, तो मेरे को 16 और अल्टीमेटली ये सारी बातें जुड़ी हुई याद रहती है, ठीक है जी। इंडियन सॉल्ट बिटर जो है उसके अंदर ऑफकोर्स याद रखना है 13%। अब इसकी भी मैं अगर आपको नेमोनिक बताऊं तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत फुद्दू बता दिया आपने, कि जैसे कि के फॉर मेरे ब्रदर का नाम के से, कपिल नाम शुरू होता है उनका, तो फिर के है तो मैं उनको तेरा बोलता हूँ कि तेरा, मतलब उनको कुछ भी वर्ड करके तेरा बोलते हैं ना, हम तो ऐसे करते हैं ना, तेरा नाम क्या है, तू ये कर दे वो कर दे, तो तेरा के नाम पे मुझे तेरा याद आ जाता था कि कपिल इंडियन ही है, भाई मेरा इंडियन है ऑफकोर्स, तो के इंडियन और देन 13। अब देखो ये हो सकता है आप कुछ बॉल उठा के मोबाइल की स्क्रीन पे दे मारो मेरे मुंह पे, बट आई एम रियली सॉरी, बट मुझे इस तरह से याद करी हुई है चीज़ें। मैं चाह रहा हूँ आप भी इस तरह की नेमोनिक्स के रूप में इसे याद कर लेंगे, ताकि एग्जाम में गलती से भी आप इन चीज़ों को भूले नहीं। तो तेरा, ठीक है जी, याद हो तो ठीक, नहीं तो आप अपनी नेमोनिक बना के मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यहाँ अब देखिए इनका परसेंटेज पूछा नहीं जाता, कि जैसे कि NaNO3 में सोडियम का परसेंटेज आपसे नहीं पूछेंगे, बट स्टिल मैंने लिख दिया। क्यों नहीं पूछेंगे? क्योंकि मेन तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, तो नाइट्रोजन का कंपाउंड पूछा जाता है। K2O है 44%, सोडियम है कितना? 26%। याद रहे तो अच्छी बात, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। CaNO3 का होल्ड वाइज कैल्शियम नाइट्रेट, इसको बनाते हैं आर्क प्रोसेस से। आर्क प्रोसेस वैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है। बिजलियां कड़कती है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है जब, तब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स होने लगती है, हाँ, तो वो एक तरह के आर्क प्रोसेस होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा 3500 लगभग डिग्री सेल्सियस, 3500 इतना ज़्यादा टेम्परेचर रखना पड़ता है डिग्री सेल्सियस में, तब जाके वो ऐसा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो उससे बनता है HNO3, और HNO3 बन जाता है तो उसको फिर क्या करते हैं, उसको फिर कैल्शियम के साथ रिएक्शन करा के कैल्शियम नाइट्रेट बनाते हैं। तो ये प्रोसेस तो ठीक है, लेकिन इसका याद रखना कैल्शियम नाइट्रेट जो है उसमें नाइट्रोजन कितना है? 15.5, कि ये चिली सॉल्ट बिटर, इंडियन सॉल्ट बिटर से कुछ अलग ही था। कैल्शियम नाइट्रेट कुछ अलग ही का, परसेंटेज भी कुछ अलग ही था, कि कितना था? 15.5%। ऐसे याद कर लेना, तो ये हो गया 15.5%। कैल्शियम कितना है इसमें? 19.4%। याद रहे तो अच्छी बात, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन नाइट्रोजन जरूर याद रखना 15.5%। तो इस तरह से इन तीनों का हिसाब याद कर लिया हमने। अब देखो यहाँ पे कुछ छोटू सा लिखा हुआ है कि NaNO3 का 29 है,
और KNO3 का भी वैसे दोनों का मिला के दोनों का याद रखना 29 है, और कैल्शियम नाइट्रेट का 21 है। क्या है 29 और 21? पिछली वीडियो में बताया था मैंने, बेस इक्विवेलेंट। बेस इक्विवेलेंट या मतलब आपको एक बार फिर से बता दूं कि बेस इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट हो, लाइम जो, वो कितनी बेसिसिटी क्रिएट करता है सॉइल में इसके कंपैरिजन, तो वो कंपैरिजन क्रिएट किया जाता है लाइम के साथ। तो ये 29 टाइम्स ज़्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू लाइम, है ना। तो वैसे हम याद कर रहे हैं कैल्शियम नाइट्रेट कितना है, 21 टाइम्स है। तो ये बेस न्यूट्रिएंट याद रखना। उसकी एक टेबल बताई थी मैंने, 4 लोग थे उसमें, चारों को अच्छे से याद रखना बहुत जरूरी है। फटाफट खत्म करते हैं, वीडियो बहुत लंबा जा रहा है। अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर की बात कर लेते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर में अमोनियम भी है फर्टिलाइजर और नाइट्रेट भी है। तो अमोनियम नाइट्रेट में पहला हम देख रहे हैं, अमोनियम नाइट्रेट ही कह दिया हमने, तो उसमें नाइट्रोजन कितना है 34%। ये मैं कैसे याद रखता था, आइए फोकस करो। यहाँ पे देखो 3 है, ये 4 है, तो 3 4 को मैं साथ में जोड़ देता था, दिमाग में बना देता था 34। ठीक है, अब ऐसा किसी और में मत लगाना, कुछ गड़बड़ ना हो कर देना, ये याद भी रखना मैंने कहाँ किया है ऐसा। अमोनियम नाइट्रेट में 34%, इसमें 50-50% रहता है, 50% अमोनियम है, 50% क्या है, नाइट्रेट है। प्रोसेस क्या है, HNO3 को अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा के ये बनाया जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओसवाल प्रोसेस, नाम याद रख लेना। और अमोनियम नाइट्रेट इज हाईली हाइग्रोस्कोपिक, बहुत ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक होता है, और इंपॉर्टेंट बात कि एक्सप्लोसिव होता है, धमाके बोल जाते हैं इसको अगर हम स्टोर करके रखें तो इसे स्टोर करके रखना मुश्किल है क्योंकि ये एक्सप्लोसिव है। इसका AE यानी एसिड इक्विवेलेंट, क्योंकि ये एसिडिक है नेचर के अंदर, क्योंकि नाइट्रेट में देखो HNO3 से बना है ना, HNO3 एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अमोनियम तो एक वीक बेस रह गया, तो इसलिए एसिडिक होता है नेचर में। और इसका एसिड इक्विवेलेंट कितना है, 60 है, याद कर लो, जरूरी है। तो इस तरह से हमने एक अमोनियम नाइट्रेट जान लिया। परसेंटेज याद रखना मेरे दोस्त बहुत जरूरी है, 34%। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट क्यों इसकी जरूरत पड़ी, समझो। देखो मैंने यहाँ बताया अमोनियम नाइट्रेट फट जाता है, एक्सप्लोसिव होता है, तो इसको इंडिया में तो ऐसे प्योर फॉर्म में तो सेल ही नहीं किया जाता, इसको हम लाइम के साथ मिक्स करके बेचते हैं। लाइम के साथ मिक्स कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। पहले अमोनियम नाइट्रेट था, उसमें कैल्शियम जुड़ गया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा, जिसको हम कह रहे हैं CAN। और CAN का दूसरा नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि है किसान खाद। इसे नाइट्रोचाक भी कहते हैं, इसे हम लाइम अमोनियम नाइट्रेट भी कहते हैं, इसे हम सोना खाद भी कहते हैं। तो मेरे दोस्त इन सारों को बहुत अच्छे से याद रखना जरूरी है। नेचर कैसा है इसका, न्यूट्रल है। एसिडिक फर्टिलाइजर पढ़ लिए, बेसिक फर्टिलाइजर पढ़ लिए, अब आया न्यूट्रल फर्टिलाइजर, इन्हें भी अच्छे से याद रखना है। न्यूट्रल फर्टिलाइजर क्यों, क्योंकि कैल्शियम कहता है मैं तो बेसिक नेचर दिखाऊंगा, अमोनियम नाइट्रेट कहते हैं भाई साहब हम तो एसिडिक नेचर के हैं, तो ना तुम्हारी हम तो क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए, तो इसे याद कर लेना। और इसका फॉर्मूला क्या है, CaNH4 का हॉल्ट वाइज, कैल्शियम अमोनियम और अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। इस तरह से इसका फॉर्मूला हो गया। इसके अंदर नाइट्रोजन कितनी है, 25% है, CN 25 कैन, 25 कैन, कोई 25 कैन की इमेज दिमाग में बना लो और याद कर लो 25 कैन। अब कैसे बनाया जाता है, वही मैंने आपको बताया कि अमोनियम नाइट्रेट को लाइम के साथ मिक्स करेंगे तो कैन बन जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हम कह रहे हैं ASN, जो पिछले वीडियो में बताया था, बहुत बड़ा सा नाम है अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, कि बहुत बड़ा सा AE याद रखना पड़ेगा। AE मतलब समझ रहे हैं ना, एसिड इक्विवेलेंट, बड़ा सा AE याद रखना पड़ेगा। याद कर लिया 93, बड़ा सा है तो मैंने ऐसे कहा था कि 100 तक याद कर लो, लेकिन 100 नहीं हो पा रहा तो 93 तो हो ही क्या। ऐसी कुछ लाइनें दिमाग में रख रखी हैं तो याद रहता है कि ASN का AE कितना है, 93 है। ठीक है जी, और इसका फॉर्मूला ये रहा, इसको अच्छे से याद रखना। नाइट्रोजन कितनी है, 26% है, दोनों भाई बहन है। कौन, कैन ASN, कैन और ASN, कैन का 25, ASN का 26, कुछ भी करके याद रखो। सल्फर कितना है, 15%, याद रखना। तो इस तरह से इस वीडियो के अंदर हमने इन सब बातें को जान ली। अब आप कहोगे एमाइड के बारे में भी बताओ। एमाइड जो है, जिसके अंदर एग्जाम्पल पढ़ते हैं यूरिया। यूरिया की कुछ 1-2 बातें जरूरी नहीं है, उसकी बहुत सारी बातें जरूरी है, क्योंकि यूरिया के ऊपर नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट यूरिया पे ही है। इसके अंदर हम जानेंगे कि यूरिया किस तरह से सॉइल में जाके रिएक्शन करता है, यूरिया का कंपोजिशन क्या है। नाइट्रोजन तो आप जानते हैं 46% होता है, और भी उसमें क्या चीज़ें डाली जाती हैं, किस फॉर्म में बेचा जाता है, ये नैनो यूरिया क्या होता है, ये नीम कोटेड यूरिया क्या है, यूरिया फॉर्म क्या होती है, बाईयूरेट क्या होता है, ऐसे कह करके यूरिया के ऊपर कंप्लीट एक वीडियो बन सकता है, और मैं बनाऊंगा भी। नेक्स्ट वीडियो यूरिया पे ही है, तो आप उस वीडियो को भी, स्क्रीन पर आ रहा होगा लिंक, तो क्लिक करके पढ़ सकते हैं। एमाइड फॉर्म वो है। साइनाइड, अच्छा मैंने आपको साइनामाइड भी बताया था स्टार्टिंग में, है ना, तो CN2 जैसे कहा था, तो उसमें 21% कहा जाता है नाइट्रोजन, जो इसके फर्टिलाइजर है लगभग 21% नाइट्रोजन होता है।
तो जी इस तरह से हमने कुछ नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर्स के बारे में, मेरी कोशिश रही जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी कुछ फुद्दू ट्रिक्स के साथ मैंने आपको बताई हैं। आई रियली होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपके लिए हेल्पफुल रहेगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें, और साथ में इस तरह के वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।